नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर खबरों में क्या रहा खास बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए साल के पहले पद्म सम्मान। अभिनेता धर्मेंद्र और प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजन को पद्म विभूषण, भगत सिंह कोश्यारी, उदय सुरेश कुमार कोटक और पीयूष पांडे समेत 66 विभूतियों को पद्म सम्मान। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम भी यूसीसी के लिए तैयार। विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी असम बिल 2026। 27 मई को विधानसभा में होगी चर्चा। एनडीए ने कहा पूरा हुआ एक बड़ा चुनावी वादा। पश्चिम बंगाल में दिखने लगा सत्ता परिवर्तन का असर। जन सुनवाई के लिए मुख्यमंत्री ने लगाया जनता दरबार। अपराधियों और घुसपैठियों पर तेज हुआ कानून का वार। देश में ईंधन और उर्वरक के पर्याप्त भंडार। सरकार ने कहा एलपीजी रिफाइनरी का उत्पादन 50,000 टन प्रतिदिन तक पहुंचा। ऊर्जा स्रोत बढ़ाने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से बात। और सीबीआई करेगी तुषार शर्मा मामले की जांच। स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, न्याय का रखें भरोसा। मीडिया को पीड़ित और आरोपियों के परिवार के बयान दिखाने में संयम बरतने की सलाह। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों से कई विशिष्ट हस्तियों को आज सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के पहले चरण में 66 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। बीते कुछ वर्षों में समाज के ऐसे नायकों को ये सम्मान दिए जा रहे हैं जिन्होंने काम तो बहुत बड़े किए हैं, लेकिन उनको समाज में उतनी तवज्जो नहीं मिली है जिसके वो हकदार हैं। समाज के ऐसे गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों मिलने के सिलसिले के बाद इन्हें पीपुल्स पद्म कहा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित वर्ष 2026 के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। समारोह में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। बॉलीवुड में ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने यह सम्मान ग्रहण किया। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बहुमुखी और सफल अभिनेताओं में से एक थे। धर्मेंद्र ने कई फिल्मों के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ी। वायलिन की महान साधिका डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2026 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजम ने अपने 75 साल के लंबे संगीत सफर में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। इन्होंने गायकी अंग शैली की शुरुआत की। डॉक्टर राजम दुनिया भर में सिंगिंग वायलिन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवधान कला के महान आचार्य शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को पद्म भूषण से सम्मानित किया, जिन्होंने प्राचीन संस्कृत कला अष्टावधानम को पुनर्जीवित किया और भारत और विदेश में 1000 से अधिक प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वह प्रतिष्ठित समाजसेवी, शिक्षाविद, पत्रकार और समर्पित राष्ट्रवादी नेता हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उदय कोटक ने बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर को आम लोगों के लिए आसान बनाया। प्रतिष्ठित राजनेता, विद्वान और खेल प्रशासक प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर मल्होत्रा 5 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। विजय कुमार मल्होत्रा ने दिल्ली में आधारभूत संरचनाओं के स्वर्णिम युग का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर कलीपति रामासामी पलनीस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। डॉक्टर कलीपति को 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह सोसाइटी फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया और इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सहित कई संस्थाओं का नेतृत्व करते हुए वंचित वर्ग की सेवा में समर्पित रहे। भारतीय विज्ञापन जगत की अग्रणी हस्ती पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
पीयूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन को वैश्विक पहचान दिलाई और मिले सुर मेरा तुम्हारा सहित 100 से ज्यादा चर्चित विज्ञापन प्रस्तुतियां दी। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, भोजपुरी लोक गायक और संगीतकार भरत सिंह भारती, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनकी पत्नी सुनीता गोडबोले और पूर्व यूजीसी प्रमुख एम जगदीश कुमार समेत कुल 58 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाकी पद्म पुरस्कार बाद में आयोजित होने वाले समारोह में प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस विशेष आयोजन में देश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और समाज सेवा से जुड़े सम्मानित व्यक्तियों के साथ संवाद भी हुआ। समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में असम अब देश का तीसरा राज्य बन गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने आज विधानसभा में यूसीसी से जुड़ा विधेयक पेश किया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी बीजेपी सरकार ने अपने बेहद पुराने एजेंडे यूसीसी पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने पर भाजपा ने अपने चुनावी वादे को पूरा करने की बात कही है, तो विपक्षी दल इस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा ने कहा है कि यूसीसी से न सिर्फ नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होगा, बल्कि महिलाओं के हक भी सुरक्षित होंगे। असम की राजनीति और देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बहस के बीच सोमवार को असम विधानसभा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश कर दिया है। सरकार का दावा है कि ये कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और सहजीवन यानी लिव इन संबंधों से जुड़े कानूनों को एक समान और सरल बनाएगा। इस बिल पर 27 मई को विधानसभा में चर्चा होगी। बीजेपी सहित एनडीए के नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय किया गया एक बड़ा वादा हिमंता सरकार ने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से मैंने आज सदन में यूसीसी पेश किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यह वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इसे पहले ही सत्र में पेश किया जाएगा और आज ठीक वैसा ही हुआ। That has happened today. मैं बहुत आभार थैंक्स देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को। इस बार आज ये ऐतिहासिक दिन आया है, हिस्टोरिकल डे होगा। हम एनडीए विधायक होने के नाते 100% यूसीसी के पक्ष में रहूंगा। जहां हिमंता सरकार और एनडीए नेता असम की पहचान को बचाए रखने के लिए इस बिल को बहुत खास बता रहे हैं, तो विपक्षी दल इस विधेयक के प्रावधानों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। यूसीसी का जरूरत क्या है? यूसीसी लेके आया विधानसभा में, किसके साथ बात किया? कि असम का लोगों का साथ तो बात नहीं किया, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल कोई ऑर्गेनाइजेशन से तो बात नहीं किया। ये कानून का जरूरत क्या है? इससे क्या लाभान्वित होगा असम? संविधान में प्रोविजन है 44 में जो स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट ये यूसीसी ये कर सकता है, यूसीसी को लागू कर सकता है, लेकिन वो लोग संविधान को नहीं मानता है। असम विधानसभा में पेश किए गए विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, उत्तराधिकार के लिए समान नियम, पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अनुसूचित जनजातियों को दायरे से बाहर रखा गया है। ये विधेयक असम के मौजूदा रीति रिवाजों और समारोह के अनुसार शादियां करने की अनुमति देकर सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी बनाए रखता है। ये बिल नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी करता है। राज्य के पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को भी प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों से छूट मिली है। उनके रीति रिवाजों और अनुष्ठानों पर यह बिल लागू नहीं होगा। रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से यह भरोसा दिलाया कि यूसीसी में वनवासी और जनजातीय समूह की परंपराओं के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भेद पैदा कर रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का
परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। सरकार ने कहा है कि यूसीसी लागू होने के बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, कानूनी स्पष्टता आएगी, समान उत्तराधिकार व्यवस्था लागू होगी और संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना को लागू किया जाएगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी पर कदम बढ़ाने वाला असम अब तीसरा राज्य बन गया है। बीजेपी लंबे समय से यूसीसी को लागू करने की बात कहती रही है और अब भाजपा शासित राज्यों में बीजेपी इस दिशा में तेजी से पहल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद जनता का दरबार लगा, तो वहीं अपराधियों को सड़कों पर खुलेआम हथकड़ी पहनाकर घुमाया जा रहा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल को बदलने का जो वादा किया था, शायद लगता है कि शुभेंदु अधिकारी उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। बदले हुए माहौल के बाद बंगाल की जनता में भी विश्वास पैदा हुआ है और लोग अब बाहर आकर बीते वर्षों में हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही पूरे व्यवस्था को सुधारने के लिए उनके उठाए कदमों की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर जहां दिन दहाड़े अपराध होते थे, वहीं पुलिस उन्हें हथकड़ी पहनाकर परेड निकाल रही है। अब राज्य में अराजक तत्वों को नहीं बल्कि जनता की सुनी जा रही है। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में सोमवार को करीब 15 साल बाद फिर से जनता दरबार लगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने पहली बार सीधे आम लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। जनता दरबार में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग अपनी शिकायतें लेकर सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचे। जनता दरबार में पहुंचे वंचित शिक्षक और सरकारी डॉक्टर्स ने भी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। लोगों का कहना है कि बंगाल में पहली बार उन्हें सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता दरबार को जनता के मुख्यमंत्री की नई कार्यशैली बताया है। ये हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं, उनसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बोल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, जो हम लोग पहले कभी कर नहीं पाए। और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर को हमने बोला जे आपका चाइल्ड समझे हमको बुला लीजिए, नहीं बुलाया। इतना दिनों का संघर्ष, हमको बहुत दिन जेल में डाला। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ हम लोग बात कर सकते, वो आम आदमी बात कर सकते। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ भी कार्रवाई तेज हो गई है। मालदा के गाजौल इलाके से 3 महिलाओं समेत 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद सभी को इंग्लिश बाजार के बागबाड़ी स्थित सरकारी भवन में रखा गया, जिसे अब मालदा का पहला होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। दरअसल एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने सभी जिलों में अवैध विदेशी नागरिकों के लिए होल्डिंग सेंटर बनाने का निर्देश जारी किया था। निर्देश जारी होने की 24 घंटे के भीतर ही मालदा में पहला होल्डिंग सेंटर सक्रिय हो गया। वहीं मुर्शिदाबाद के लालगोला में भी होल्डिंग सेंटर बनाया गया है, जहां 3 बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। सभी बांग्लादेशी नागरिक अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। राज्य में ममता सरकार में तोलाबाजी यानी अवैध वसूली का बोलबाला था, लेकिन सत्ता बदलने के साथ ही इन पर भी कानून का शिकंजा कसने लगा है। जनता अब इन अपराधियों को सीधे पुलिस को सौंप रही है। सॉल्ट लेक के सीए मार्केट में जनता ने तोलाबाज चंदन भट्टाचार्य को पकड़ लिया। चंदन भट्टाचार्य ममता बनर्जी के शासनकाल में इस मार्केट में जबरन वसूली करता था, जिसे जनता ने पकड़कर खुद ही पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं उत्तर हावड़ा के सांकराइला इलाके से छोटा डॉन के नाम से मशहूर शाहीन मोल्ला को भी पुलिस ने जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने शाहीन मोल्ला के कमर में रस्सी बांधकर पूरे इलाके में घुमाया। वहीं एक दिन पहले तृणमूल शासन के दौरान कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर गैंगस्टर आकाश सिंह ने माफिया राज कायम रखा था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही पुलिस ने आकाश सिंह का सिर मुंडवाकर पूरे शहर में घुमाया। तृणमूल के पूर्व विधायक के करीबी गैंगस्टर आकाश पर पुलिस के ऊपर गोली चलाने और अवैध वसूली का आरोप है। ये कार्रवाई अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि अब पश्चिम बंगाल में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट नेक्सस को तोड़ने के लिए प्रशासन दिन रात काम कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। तो बंगाल किस तरीके से बदल रहा है, इसकी तस्वीरें लगातार अब सामने भी आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक कल आयोजित होगी। इससे पहले आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई।
बैठक के दौरान अपने प्रारंभिक वक्तव्य में डॉक्टर जयशंकर ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देश स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति, समुद्री हितों और आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण बताया। Between India and Japan, of course, we have a special strategic and global partnership, and that signals that our ties have a larger implication, larger importance, larger impact. And one example of that will be tomorrow when we meet in the Quad format to discuss how to advance a free and open Indo-Pacific. Today, I look forward to discussing our bilateral cooperation, to discussing global and regional issues, and I think particularly in this current situation, what is happening in West Asia or the Middle East is important because we are both energy importing nations, we are big trading nations, we have maritime interests. I would also like to discuss with you economic security issues because I think today that is very important concern for all major economies. और आपको बता दें, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को पत्र लिखकर 21 जून 2026 को निर्धारित नीट यूजी पुनः परीक्षा के सुचारू, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए उनका सहयोग मांगा है। देश के कई हिस्सों में जारी भीषण लू और गर्मी की स्थिति को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर बल दिया है। उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है ताकि छात्रों को परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हैदराबाद मेट्रो के पुनः वित्त पोषण के लिए 13,527 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेल मंत्रालय के अधीन नवरत्न कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में सोमवार को L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड के साथ 13,527 करोड़ रुपए के टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये लोन हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजनाओं की लोन देनदारियों के पुनर्वित्त पोषण के लिए प्रदान किया जाएगा। इसे भारत के शहरी परिवहन क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुनर्वित्त लेन देन में से एक माना जा रहा है। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्य सचिव के रामाकृष्ण राव और IRFC के CMD और CEO मनोज कुमार दुबे भी मौजूद थे। रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट की बजटरी सपोर्ट आती है उसके अलावा जो भी आवश्यकता होती है पैसे की, वो हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से मार्केट से रेज करके इंडियन रेलवे को देते थे। पिछले 3-4 वर्षों से गवर्नमेंट बजटरी सपोर्ट पूरा का पूरा केपेक्स जो भारतीय रेल का है वो पूरा दे रहे हैं। तो हमारे पास थोड़ा बैंडविड्थ हो गया था कि हम इकोसिस्टम है, जो हमारा मैंडेट भी था कि बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस वाले जो इकोसिस्टम है, और मेट्रो रेलवे का भी हमें मैंडेट मिला कि हम उनको फंड कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो देश के लिए हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ऊर्जा और उर्वरक सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रही है। सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले कृषि सीजन के लिए भी किसी तरह की कमी की आशंका नहीं है। LPG उत्पादन बढ़ाने से लेकर अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी मजबूत करने तक सरकार बहुस्तरीय रणनीति पर काम कर रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत में उर्वरक और ईंधन का पर्याप्त स्टॉक है और आगामी सीजन के लिए उर्वरक की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने ये भी बताया कि LPG रिफाइनरी का उत्पादन प्रतिदिन 50,000 टन तक पहुंच गया है और अमेरिका समेत कई देशों से ऊर्जा स्रोत बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय ने लोगों से घबराहट में बुकिंग न करने की भी सलाह दी। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% ऑफ आर LPG इंपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 65% ऑफ आर नेचुरल गैस इंपोर्ट। बट all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज़ किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर और मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। वहीं उर्वरक विभाग की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों की उपलब्धता वर्तमान में बेहद मजबूत और आरामदायक स्थिति में है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आने वाले समय में भी उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। The overall stock position of fertilizer in the country remains comfortable. Against the assessment of 390.54 lakh metric ton for this year, the stock as on date is 200.12 LMT, that is more than 51% and significantly higher than the usual level of 33%. Besides, the domestic production and import of fertilizer after the crisis has been substantial. Total domestic production has been about 95 lakh metric ton and about 22.60 lakh metric tons of imports have reached our shores. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को यूएई यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे विशेष रूप से एलपीजी आपूर्ति के मामले में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मजबूत हुए। There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE into India, into Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership, which is again given a boost to our defense partnership with UAE. In addition to that, our missions in the region, they continue to be in touch with Indian diaspora for their welfare and for their well-being. We are also extending all possible help to a seafaring community which is in large numbers in the Gulf region. पूरा विश्व इस समय पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित है। ऐसे में केंद्र सरकार लगातार ईंधन और उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी है और समय-समय पर जनता को सरकार के कदमों की जानकारी भी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया संकट, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक सप्लाई चेन पर बढ़ते दबाव के बीच देश में ईंधन और महंगाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। एक तरफ केंद्र सरकार भरोसा दिला रही है कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और उर्वरकों की आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रण में है, तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक चुनौतियों का मजबूती से सामना कर रहा है, जबकि भाजपा ने विपक्ष पर संकट के समय भी नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार लगातार ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी है, वहीं विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति के बीच सरकार सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मुंबई पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात से चुनौतियां तो पैदा हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम है। वेस्ट एशिया क्राइसिस, Strait of Hormuz crisis, Russia-Ukraine war crisis, Iran, Israel-US war crisis, the supply chain disruption crisis, the increasing fuel price. These are going to be challenges, but I am confident with the guidance of the Prime Minister, we will be able to handle those challenges which are not of our making. वहीं भाजपा ने बयानबाजी को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्ष पर निशाना साधा। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पिछले 85 दिनों में इस चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कैसे मजबूती से इस वैश्विक चुनौती का सामना कर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। प्रधानमंत्री जी ने अपील करी और 140 करोड़ भारतीय वो खड़े हो गए देश प्रेम में, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चुनौती है क्या?
इस चुनौती को हम परास्त करेंगे और भारत और मजबूत होके निखर के निकलेगा। वहीं तेल की कीमतों पर भी विषय के सवालों का जवाब देते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी पूर्वक पेट्रोल, डीजल, गैस की आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। वहीं कांग्रेस का रवैया पूरी तरह से गैर जिम्मेदार विपक्ष का रहा है। मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, भस्मासुर राहुल गांधी, अगर तुम्हारा मकसद राहुल गांधी अराजकता फैलाना है तो हमारा भी संकल्प है भारत को और मजबूत बनाना है। मोहब्बत की दुकान में केवल सांप्रदायिक सामान, यही है कांग्रेस की पहचान। साथ ही भाजपा ने विदेशी धरती पर देश की छवि खराब करने की कोशिश पर भी कड़ा प्रहार किया। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मोहब्बत की दुकान में केवल सांप्रदायिक सामान, यही है कांग्रेस की पहचान। शैलेंद्र मिश्र के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं हॉर्मुज़ संकट और पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बीच भारत में भी पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि वैश्विक तुलना में भारत ने अब भी आम आदमी पर अपेक्षाकृत कम बोझ डाला है। आखिर दुनिया के दूसरे देशों में हालात क्या हैं और भारत खुद को किस तरह संतुलन मॉडल के रूप में पेश कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने और हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर संकट गहराने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार पर असर पड़ा और ऊर्जा बाजारों में भारी उथल-पुथल शुरू हो गई। सबसे ज्यादा असर तेल आयात करने वाले देशों पर पड़ा। दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक ईंधन कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। म्यांमार में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 90% और डीजल में 112% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान में पेट्रोल करीब 55% और डीजल लगभग 45% महंगा हुआ। यूएई में भी पेट्रोल की कीमतों में 52% तक उछाल आया। श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में भी पेट्रोल की कीमतों में 38 से 58% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कई देशों में सरकारों को सब्सिडी कम करनी पड़ी और ऊर्जा बचत उपाय लागू करने पड़े। अमेरिका में गैसोलीन की कीमतों में करीब 44% और डीजल में 48% तक बढ़ोतरी हुई। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में पेट्रोल $5 प्रति गैलन के ऊपर पहुंच गया। यूरोप में भी ऊर्जा संकट गहराया। फ्रांस में पेट्रोल 22% और डीजल 30% तक महंगा हुआ। जर्मनी, ब्रिटेन और इटली में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। चीन में पेट्रोल की कीमतों में लगभग 22% और जापान में करीब 10% बढ़ोतरी हुई। दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी भारी दबाव देखा गया। इसके मुकाबले भारत में दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल की कीमतों में लगभग 7.7% और डीजल में करीब 8.6% की बढ़ोतरी हुई है। एशियाई देशों की बात करें तो म्यांमार में 90% पेट्रोल पे और 112% डीजल पे बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि यूएई जो खुद क्रूड ऑयल उत्पादक देशों में से आता है, वहाँ भी पेट्रोल पे 52% का उछाल देखा गया है। भारत ने वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप कच्चे तेल की खरीद रणनीति में काफ़ी लचीलापन दिखाया है, जिससे उपभोक्ताओं पे पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ को काफ़ी हद तक कम रखा जा सका है। साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम रखने के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा टैक्स को रिस्ट्रक्चर किया गया है ताकि कीमतों में कंट्रोल रखा जा सके। सरकार का दावा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत में वृद्धि कई देशों की तुलना में नियंत्रित रखी गई। सरकार का तर्क है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का लगभग 88 से 89% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का असर पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। वैश्विक कीमतों का असर आम जनता पर कम से कम रखने के लिए सरकार ने पहले ही एक्साइज ड्यूटी में कटौती की और सरकारी तेल कंपनियों ने लंबे समय तक घाटा झेलकर कीमतों को नियंत्रित भी रखा। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर कीमतों को पूरी तरह रोका जाता तो विदेशी मुद्रा भंडार, राजकोषीय घाटे और तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग 20% तेल व्यापार का रास्ता इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए इसका असर लगभग हर देश जो कि आयातक है तेल का, उस पर पड़ रहा है। दक्षिण एशिया, यूरोप, अमेरिका और
एशिया प्रशांत देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके मुकाबले यदि हम भारत पर दृष्टिपात करते हैं तो देखेंगे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षाकृत सीमित वृद्धि हुई है। दिल्ली के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल करीब 7.7% और डीजल करीब 8.6% महंगा हुआ। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि टैक्स में और कटौती कर आम आदमी को और राहत दी जा सकती थी, लेकिन सरकार खुद को ऐसे मॉडल के रूप में पेश कर रही है जहां वैश्विक संकट के बावजूद कीमतों को पूरी तरह अनियंत्रित नहीं होने दिया गया। यानी पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक तेल उछाल के बीच भारत एक मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां एक तरफ आयातित ऊर्जा का दबाव है और दूसरी तरफ आम आदमी पर असर सीमित रखने की चुनौती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब और खबरों पर भी नजर डालते हैं। आप बता दें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से जुड़े आतंक फंडिंग मामले में सोमवार को बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने श्रीनगर और शोपियां में 3 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए द्वारा तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए हैं। एजेंसी को शक है कि इनका संबंध जमात इस्लामी और उससे जुड़े विभिन्न ट्रस्टों एवं संस्थाओं की गतिविधियों से है। ये कार्रवाई आपको बता दें अलग अलग मामलों में दर्ज की गई है। जांच में सामने आया है कि संगठन जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंक फंडिंग के नेटवर्क को संचालित करने में सक्रिय था। एनआईए के अनुसार संगठन स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सामाजिक और चैरिटी गतिविधियों के नाम पर देश और विदेश से धन जुटाता था। बाद में इस धन का इस्तेमाल हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में किया जाता था। वहीं संगठन कश्मीरी युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित कर अलगाववादी गतिविधियों के लिए भर्ती करने में भी शामिल था। फिलहाल एनआईए मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है और एजेंसी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज केबल कार सेवा में तकनीकी खराबी के कारण करीब 65 केबल कार बीच हवा में फंस गईं, जिसमें लगभग 310 पर्यटक सवार थे। घटना के बाद सेना ने बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाया। सेना, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमों ने 6 घंटे से अधिक समय तक चले इस ऑपरेशन के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 65 के करीब केबल कार थे जो फंस गए थे पूरे जो बेस से स्टेज 1 तक का। तो ये लगभग चला 6-6.5 घंटे एंड इसमें सभी ने एक्चुअली हिस्सा लिया। जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें थी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें थी, इसमें जो लोकल पोनी वाले हैं, एटीवीज हैं, उसके अलावा इंडियन आर्मी की टीम्स थी कई सारी। यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, उसकी टीम थी। ये सारे मिलके एक्चुअली इन्होंने इकट्ठा काम किया। लगभग 6 से 7 केबल्स कार्स के ऊपर एक साथ काम हो रहा था, तो हम इस वजह से लास्ट लाइट से पहले इसको पूरा कर पाए। पंजाब के जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा को ईडी ने समन भेजा है। विजिलेंस की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर चल रहे विधायक अरोड़ा की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब विजिलेंस की ओर से विधायक के खिलाफ दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जांच शुरू की है। उन्हें 2 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। रमन अरोड़ा को पिछले साल 23 मई को विजिलेंस ने भ्रष्टाचार के केस में गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वह करीब 6 महीने जेल में रहे और फिर उन्हें जमानत मिली। कुछ दिन पहले ही पंजाब सरकार ने विधायक को उनकी सुरक्षा भी वापस कर दी थी। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देश भर के हवाई अड्डों और एयरलाइंस के लिए नई सुरक्षा गाइडलाइन जारी की है, जो इबोला वायरस के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला प्रकोप को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के तुरंत बाद उठाया गया है। नई एसओपी का मकसद एयरपोर्ट और एयरलाइन संचालन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुनिश्चित करना और संक्रमण के प्रसार को रोकना है। नई गाइडलाइन के तहत कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान जैसे इबोला प्रभावित देशों से आने या वहां से ट्रांजिट करने वाले सभी यात्रियों को अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरना होगा। इसके साथ ही यात्रियों को स्वास्थ्य और यात्रा इतिहास की स्व घोषणा फॉर्म भरना आवश्यक होगा। एयरपोर्ट पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों को संदिग्ध लक्षण वाले किसी भी यात्री की तुरंत पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। एयरलाइंस को भी नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत एयरपोर्ट स्वास्थ्य अधिकारियों को देना एयरलाइन का काम होगा।
डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि एसओपी के पालन में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी ताकि संक्रमण के प्रसार को राष्ट्रीय स्तर पर रोका जा सके। दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को राहत देने के लिए नई पहल शुरू की है। लंबे समय तक धूप में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को अब एसी हेलमेट और पोर्टेबल पंखे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन कूलिंग हेलमेट्स का उद्देश्य तेज गर्मी और लू के प्रभाव को कम करना है ताकि पुलिसकर्मी व्यस्त सड़कों पर बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकें। फिलहाल आपको बता दें, इस व्यवस्था को ट्रायल आधार पर शुरू किया गया है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ने के कारण ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को घंटों खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। ऐसे में ये पहल उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। इस संबंध में दिल्ली पुलिसकर्मी ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने बताया कि इसे लगाने से सिर के अंदर ठंडक महसूस होती है। ये लगाने से काफ़ी सिर के अंदर ठंडक महसूस होती है और वैसे कैप लगा के खड़े होते हैं, उससे बहुत फर्क है इसमें। ये अच्छा है। वजन बिल्कुल थोड़ा 100-150 ग्राम 200 ग्राम तक है, बस इससे ज़्यादा नहीं। दिन में जैसे अभी हमारे 8 घंटे, तो जैसे इस जगह पर खड़े हैं तो यहाँ 4-5 घंटे लगा सकते हैं आराम से। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में वेदांत श्रीवास्तव नाम के छात्र की उत्तर पुस्तिका से जुड़ी शिकायत पर बोर्ड ने त्वरित एक्शन लिया है। बोर्ड ने छात्र को सोमवार शाम उसके उत्तर पुस्तिका की कॉपी उपलब्ध करा दी है। दरअसल वेदांत नाम के छात्र ने अपने नंबरों से असंतुष्ट होकर नियमानुसार 19 मई को केमिस्ट्री विषय की आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया था, जो उन्हें 23 मई को ईमेल के जरिए मिली थी। लेकिन छात्र ने उस उत्तर पुस्तिका के गलत होने का दावा किया था। सीबीएसई ने इसे गलती मानते हुए सभी उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया कि केमिस्ट्री विषय के सही अंकों के आधार पर छात्र का परिणाम दोबारा अपडेट किया जाएगा। भोपाल के बहुचर्चित ट्यूषा शर्मा मौत मामले में अब जांच की कमान सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी और स्वतः संज्ञान के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ पीड़ित परिवार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस आरोपी पक्ष से लगातार पूछताछ में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। फिलहाल पूरे देश की नजरें अब सीबीआई जांच और दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिनसे इस हाई प्रोफाइल मामले की कई अहम परतें खुल सकती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हाई प्रोफाइल ट्यूषा शर्मा मौत के मामले में जांच सीबीआई के हाथों में सौंप दी गई है। एजेंसी ने भोपाल में अपनी एक टीम भी भेज दी है। ये टीम राज्य पुलिस से जांच का जिम्मा लेगी और मामले से जुड़े सभी सबूत और दस्तावेज इकट्ठा करेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए सोमवार को इस मामले की सुनवाई की गई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि इस मामले में जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव के हो। सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि ट्यूषा के परिवार वालों को संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट में बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ये बड़ा एक ऐसा मामला था जो कि बहुत हाईलाइटेड था, सेंसिटिव मामला है। ट्यूषा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें भी ट्यूषा के घर वालों से सहानुभूति है, लेकिन कानून और प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से भी अपील करते हुए कहा कि वो पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार के बयान दिखाने और छापने में संयम बरते। मीडिया उन लोगों के बयान लेने से परहेज करे जो संभावित गवाह हो सकते हैं। इस मामले में ट्यूषा शर्मा के पिता के वकील पीयूष तिवारी ने कहा कि ट्यूषा के पिता ने आरोपियों की बेल खारिज करने के लिए अपील दायर की है। भोपाल जिला न्यायालय ने बेल ग्रांट की थी गिरिबाला सिंह को, उसके अगेंस्ट में हम लोग ने कैंसिलेशन ऑफ बेल लगाई है। नवनिधि शर्मा जी जो कि ट्यूषा शर्मा के फादर हैं, उनके द्वारा कैंसिलेशन ऑफ बेल लगाई गई है। साथ ही साथ शासन ने भी लगाई है कैंसिलेशन ऑफ बेल। दूसरी तरफ आरोपी समर्थ सिंह और उसकी मां से पुलिस की पूछताछ जारी है। भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि अभी ट्यूषा की सास गिरिबाला सिंह से कुछ और पूछताछ करना बाकी है। आदेशानुसार जांच
सीबीआई को सौंप दी जाएगी। काफ़ी गहन पूछताछ कर रहे हैं और जो भी पूछताछ में बताया जाता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उससे कई तरह के क्रॉस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अभी तो पूछताछ जारी है, तो जैसे ही हमारे पास खबर आएगी हम डायरी उनको सौंप देंगे। गौरतलब है कि 33 साल की मॉडल ट्यूशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थी। कटारा हिल्स पुलिस ने ट्यूशा के पति समर्थ सिंह और उसकी सास गिरिवाला सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ट्यूशा के परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि उनकी बेटी की मौत के लिए वही जिम्मेदार हैं, जबकि ससुराल पक्ष का कहना है कि ट्यूशा नशे की लत से जूझ रही थी। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोशाला पूजा अर्चना के साथ मां वाग्देवी की आरती की। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने मंदिर में स्थित पुरातात्विक मूर्तियों और खंभों का भी जायजा लिया। पूजा आराधना के बाद डॉक्टर मोहन यादव को मां वाग्देवी की मूर्ति दर्शन भी उन्होंने किए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने भोशाला के लिए दशकों से संघर्ष करने वाले लोगों से भी मुलाकात की। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्य सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। भोशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल जोशी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के भोशाला दौरे को ऐतिहासिक करार दिया। 720 साल के गुलामी का कलंक जहाँ इस मंदिर को मस्जिद कहा जाता था, 720 सालों में कई लोगों ने यहाँ लाखों लोगों ने शहादत दी है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है। तब जाकर संविधान के दायरे में लेकर कोर्ट न्यायपालिका से न्याय मिला है कि जो मस्जिद का कलंक लगा था वो आज मंदिर में स्थापित हुआ है। पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपने मां के मंदिर में आकर पूजन किया है। भोशाला में पूजा अर्चना के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से खास बातचीत में कहा कि पुरानी पारंपरिक धरोहर को लेकर कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का सभी ने स्वागत किया है और भोशाला और धार के विकास में जो हो सकेगा राज्य सरकार करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भोजशाला पहुंचे, पूजा आराधना की। मोहन जी, कितना महत्वपूर्ण दिन आज आपका आना और भोजशाला में? हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो भोजशाला में माननीय न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश और देश में हमारी एक बहुत पुरानी धरोहर पर न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी करके निर्णय किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और धार के विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार गंभीर है, कई प्रकार के काम हम करने जाएंगे। हिंदू समाज के लिए कितनी बड़ी जीत थी जब ये फैसला आया? ये सभी समाजों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। किसी समाज ने भी आकर के विरोध नहीं किया। ये बदलते दौर का भारत है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से अयोध्या के मसले का फैसला हुआ और सबने स्वागत किया, उसी प्रकार से धार भोजशाला का निर्णय आया और सबने स्वागत किया। मैं अपनी ओर से बधाई देना। आगे भोजशाला का स्वरूप कैसा होगा? राज्य सरकार की भोजशाला तो आर्कियोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्व का स्थान है। हम इससे जोड़ करके धार को गौरव बढ़ाने के, पर्यटन को बढ़ाने के कई सारे मोर्चे पर हम काम करेंगे। से मूर्ति लाने की मांग हो रही है, वो भी सब करेंगे, जितना हो सकता जरूर करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। भोजशाला पहुंचे थे, पूजा आराधना की उन्होंने और भोजशाला में पूजा आराधना करने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी चीजें हो सकेंगी राज्य सरकार के स्तर पर वो सब उनकी सरकार करने को तैयार है। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोजशाला, धार। उत्तर प्रदेश ने शनिवार को 31,804 मेगावाट की रिकॉर्ड पीक डिमांड को पूरा कर देश में सबसे अधिक बिजली आपूर्ति का नया कीर्तिमान स्थापित किया। आपको बता दें, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि सरकार का लक्ष्य हर घर और गांव तक निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग 22 से 22.5 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आमजन, किसान, व्यापारी और उद्योगों को राहत मिली है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी, प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से कहीं कहीं स्थानिक व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की कि वे विद्युत कर्मियों का मनोबल बढ़ाएं, जो भीषण गर्मी और कठिन परिस्थितियों में भी लगातार काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अब कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। डीडी न्यूज से खास बात करते हुए आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटिच ने कहा कि इस बार का योग दिवस बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा और काफ़ी भव्य होगा। देश की सभी योग संस्थाएं, संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के तहत योग दिवस की तैयारियां
की जा रही हैं। आयुष सचिव ने कहा कि लोगों को हर दिन योग करना चाहिए। प्रति वर्ष हम बहुत बड़े स्तर पर आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें इस बार हमने एक कंपोनेंट लिया है योगा 365। तो योग 365 का पर्पज़ ये है कि हम इंटरनेट योग के लिए एक दिन के लिए हम योग करते हैं, बट योग 365 दिन करना चाहिए। तो इट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू ए रेगुलर रूटीन ऑफ डूइंग योग एवरी डे इनटू आवर लाइफ। तो उसको हम एक प्रकार से बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। इसमें हमें फिट इंडिया मूवमेंट का भी सहयोग मिला है। हम माई भारत पोर्टल के माध्यम से हम बहुत सारी क्विज और वो सब कर रहे हैं। और अब आइए नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। वियतनाम में आयोजित हो रही कुश्ती की अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पहलवान अक्षय ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अक्षय ने कजाकिस्तान के पहलवान येलामन अमनगेल्दी को 4-2 से हराकर ये कामयाबी हासिल की। वहीं एक अन्य भारतीय पहलवान विक्की ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक की चमक से देश को गौरवान्वित किया। और साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में पोलैंड की इगा स्वांटेक ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। स्वांटेक ने पहले दौर के मैच में ऑस्ट्रेलिया की इमर्सन जॉन्स को 6-1, 6-2 के सीधे सेट में पराजित किया। स्वांटेक इस टूर्नामेंट को जीतने के फेवरेट के तौर पर सामने हैं। आप बता दें, स्वांटेक ने फ्रेंच ओपन का खिताब अब तक 4 बार अपने नाम किया है। और भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु मंगलवार से शुरू होने वाले सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लय हासिल करके खिताब का सूखा खत्म करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य पहले मैच में चीन के लू गुआंगझू से खेलेंगे। वे ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में खिताब जीतने के करीब पहुंचकर फाइनल में हार गए थे। महिला एकल में 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पहले दौर में इंडोनेशिया की खिलाड़ी से भिड़ेंगी। पीवी सिंधु थाईलैंड ओपन में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थीं। और खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से भी आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल ईरान और अमेरिका दोनों तरफ से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है और जल्द ही दोनों पक्षों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर के दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन परमाणु मुद्दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अब भी कई मतभेद बाकी हैं। वहीं इजराइल का रुख भी अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में क्या इस बार बातचीत जंग को रोक पाएगी या फिर टकराव और बढ़ता हुआ नजर आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या पश्चिम एशिया में जंग रुकने वाली है? ईरान और अमेरिका की तरफ से जारी बयानों से तो यही संकेत मिल रहे हैं। भले ही समझौते पर अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है, लेकिन किसी हद तक दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को सोमवार तक किसी बड़ी खबर की उम्मीद है, तो वहीं ईरान भी मान रहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में थोड़ी प्रगति जरूर हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि समझौते पर हस्ताक्षर जल्द ही होने वाले हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि बातचीत में विचाराधीन कई मुद्दों पर फैसला हो चुका है, लेकिन अंतिम समझौते पर पहुंचने में समय लगेगा। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि बातचीत का मुख्य उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है और इस स्तर पर परमाणु मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं ईरान चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण आसपास के देशों के पास हो। बकाई ने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर वो अलग से कोई टोल नहीं लगाएगा, लेकिन उन्हें मुहैया कराई जाने वाली सुरक्षा और सुविधा के बदले पैसा लेना सामान्य बात होगी। उन्होंने कहा कि रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के देशों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका संभावित समझौते में अपने दायित्वों को पूरा करेगा। हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि तेहरान ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है। भले ही दोनों पक्ष बीच बीच में प्रगति की बात कर रहे हों, लेकिन मामला उन्हीं पुराने मुद्दों पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हॉर्मुज को खोला जाए और परमाणु मुद्दे पर एक निर्धारित समय पर बातचीत शुरू की जाए। रूबियो का दावा है कि अमेरिका का ताजा प्रस्ताव क्षेत्रीय देशों को भी पसंद है। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वार्ताकारों को हिदायत दे चुके हैं कि समझौते के लिए कोई जल्दबाजी न करें। ट्रंप का ये बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से हुई बातचीत के बाद आया है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने दावा किया था कि समझौता बेहद करीब पहुंच गया है।
इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने से पहले कोई समझौता मंजूर नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप भी इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के साथ किसी भी अंतिम समझौते में परमाणु खतरे को पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें संवर्धित परमाणु सामग्री को हटाना और यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को नष्ट करना शामिल है। लेकिन जानकारों को लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब इजरायली हितों से ज्यादा अमेरिकी हितों को अधिक तरजीह देंगे। उधर ईयू भी हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आसपास के देशों के साथ संपर्क साध रहा है। ईयू विदेश नीति की प्रमुख ने ओमान के विदेश मंत्री से बात कर हॉर्मुज में समुद्री आवाजाही फिर से शुरू कराने और क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशों का समर्थन किया। और वहीं तुर्की की राजनीति और विपक्ष पर कसता शिकंजा इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या तुर्की में लोकतंत्र कमजोर पड़ रहा है? क्या राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ उठ रही राजनीतिक चुनौती को दबाने की कोशिश की जा रही है? दरअसल तुर्की की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सीएचपी के मुख्यालय में पुलिस कार्रवाई के बाद देश में सियासी भूचाल आ गया है। कोर्ट के फैसले, सड़कों पर विरोध और विपक्ष के आरोपों ने तुर्की की राजनीति को एक नए संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आइए आपको इस सिलसिले में एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आप बताएंगे क्या कुछ अभी तक अपडेट वहां से मिले हैं। क्या तुर्की में लोकतंत्र खतरे में है? क्या तुर्की में विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की जा रही है? अंकारा की सड़कों पर दिख रहे विरोध और तनाव के कारण तुर्की पर इन दिनों ये गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी सीएचपी के मुख्यालय में रविवार को तब हड़कंप मच गया जब सैकड़ों पुलिसकर्मी आंसू गैस के साथ पार्टी मुख्यालय में घुस पड़े और पार्टी के नेताओं को जबरन बाहर निकाल दिया गया। ये विवाद सीधे अदालत के उस आदेश से जुड़ा है जिसमें तुर्की के एक कोर्ट ने गुरुवार को सीएचपी के वर्तमान अध्यक्ष ओजगुर ओजेल की 2023 में हुई जीत को रद्द कर दिया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमाल किलिकदारोग्लू को अंतरिम नेता नियुक्त कर दिया। कमाल किलिकदारोग्लू, जिनके नेतृत्व में पार्टी लगातार चुनाव हार चुकी है, को फिर से सत्ता में लाना पार्टी के भीतर भारी विरोध का कारण बना है। ओजगुर ओजेल की अध्यक्षता में पार्टी को नई ऊर्जा और ताकत मिली थी। उनकी अगुवाई में पार्टी तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान को बड़ी चुनौती देने लगी थी, लेकिन कोर्ट के इस विवादित फैसले ने राजनीतिक परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। पार्टी के सदस्यों ने मुख्यालय को घेर लिया और कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पुलिस से भिड़ गए। तुर्की में आए इस राजनीतिक संकट की कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि यह आदेश तुर्की में कानून, लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर बेहद हानिकारक प्रहार है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि एर्दोगान की सरकार अत्याचारपूर्ण रणनीति अपनाकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार नहीं है जब तुर्की में ऐसे हालात सामने आए हैं। पिछले साल राजधानी इस्तांबुल में भी इसी तरह के कदम उठाए गए थे, जब कोर्ट ने क्षेत्रीय सीएचपी कार्यालयों के कार्यभार संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किए थे और राष्ट्रपति एर्दोगान के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मेयर एक्रम इमामोग्लू को जेल में डाल दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या तुर्की में विपक्ष पर यह दबाव 2028 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी असर डालेगा? अंकारा की सड़कों पर लोकतंत्र और सत्ता के बीच टकराव का ये नया अध्याय दुनिया की निगाहों के सामने है। पार्टी मुख्यालय में अब भी तनावपूर्ण माहौल है और राजनीतिक विश्लेषक इसे तुर्की लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी मान रहे हैं। तुर्की में सत्ता और विपक्ष की ये भिड़ंत लोकतंत्र की नींव और राजनीतिक स्थिरता पर सीधे सवाल उठा रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।